गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग है ना मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के है ना महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बउआ लोग। तो आज हम लोग देखेंगे है ना पार्ट 7 वीडियो देखेंगे बउआ लोग। उसमें 7वां वीडियो हम लोग देखेंगे। 6 तक का वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, है ना। और आज हम लोग 7वां वीडियो देखेंगे बउआ लोग। ये हमारा क्लास 10th का वीडियो होगा, ज्योग्राफी यानी भूगोल का बउआ लोग। ये हमारा गेस प्रश्न है ना, गेस प्रश्न। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे थे कि सर गेस प्रश्न पत्र भेजिए, तो गेस हम करके भेज रहे हैं आपके लिए बउआ लोग, है ना। हमारी यही कोशिश है कि है ना 100% क्वेश्चन इसी से आएगा बउआ लोग, हमारा यही कोशिश है। और कोशिश कीजिएगा भूगोल रटने का नहीं बउआ लोग, है ना, भूगोल समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ करके इसको अपनी भाषा में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलेंगे 61, है ना। 61 क्वेश्चन चलेंगे बउआ लोग, 60 तक, है ना। A1 से 60 तक प्ले लिस्ट में वीडियो डाला गया है बउआ लोग। आज हम लोग चलेंगे 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो बोलो इसका उत्तर में देखिएगा, कैसे लिखिएगा। इसका उत्तर में लिखिएगा, हालांकि पानी का एक असमाप्त होने वाला संसाधन है, पानी एक असमाप्त होने वाला संसाधन है, फिर भी इसके असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग, है ना, के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। पानी की कमी, इस समस्या को जल, है ना, दुर्लभता कहते हैं। समझ रहे हैं, पानी की यहाँ पे कमी नहीं है, मगर जो ख़ास तौर से जो हम लोग को पीने लायक पानी है, काम करने लायक पानी है, तो उसकी, है ना, लिमिट मात्रा में है बगल लोग। तो उसी को कमी को हम लोग कहते हैं जल दुर्लभता, है ना, उसी के समस्या को। तो देखिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट हम दर्शाए हैं बउआ लोग, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके। कहता है वर्षा जल संग्रह की विधियाँ विकसित नहीं हुई है, जिसके कारण वर्षा जल बेकार चला जाता है। वर्षा जल का केवल, है ना, 3.5% ही उपयोग में लाया जाता है। देखिए अगर जल की दुर्लभता से बचना है तो क्या करना है कि जो वर्षा जल है ना उसको संग्रह करना पड़ेगा। अगर वर्षा जल को संग्रह कर लेते हैं तो हमें पानी की दिक्कत कम होगी, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट में हम लिखे हैं कि देखिएगा, है ना, दूसरा पॉइंट में लिखे हैं कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिदिन व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आई है। देखिए जनसंख्या तो पर डे कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी की भी खपत क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण भी जल की समस्या, है ना, आ सकती है। अगला देखिए पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे लिखे हैं बगल लोग कि लगातार बढ़ते हुए उद्योग धंधों के कारण, है ना, इसका, है ना, जल का उपयोग हो रहा है, के कारण उपयोग हो रहा है। अब देखिए उद्योग धंधे, कंपनियां ज़्यादातर, जितना कंपनी बढ़ेगा उसमें भी उतना ही पानी की खपत होगी, है ना। पानी की खपत होगी तो जल की, है ना, समस्या उत्पन्न होगी बउआ लोग। अगला पॉइंट में लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो पॉइंट 4 में कि भूजल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है, जिसके कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है ना। अब देखिए बारिश नहीं होने के कारण क्या होता है कि पानी का जो स्तर है ना, ज़मीन के अंदर, वो भी क्या होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। नीचे होने के कारण भी, है ना, जल की दुर्लभता होते जा रहा है बउआ लोग। सही बात है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है प्रदूषण के कारण अब नदियों का जल भी उपयोग के लायक नहीं रहा। सही बात है, जितना भी कूड़ा कचरा, है ना, कंपनी के जो भी अपशिष्ट पदार्थ सब क्या हो रहा है, नदियों में डाला जा रहा है, जिसके कारण पहले के लोग देखिए नदी से भी पानी भर भर के पीते थे, मगर अब नदी के भी पानी पीने लायक नहीं रहा है ना। अगला पॉइंट में लिखे हैं कि जल का दुरुपयोग भी जल दुर्लभता को जन्म देता है बउआ लोग, है कि नहीं। अब जल का हम लोग फालतू मिसयूज कर रहे हैं तो उससे भी हमें जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है कि नहीं। तो बउआ लोग ये था हम लोगों का आज का
है ना। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बगवा लोग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखेंगे बगवा लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ को लिखे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ को लिखे। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना वह है जिससे हमारा अनेक उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस विचार से किया गया परियोजना, है ना, इस विचार से किया गया परियोजना कहलाता है ना। जैसे के लिए उदाहरण हम लिखे हैं नदियों पर बांध बनाना, ये भी क्या है, परियोजना है ना। क्या है, परियोजना है। अब देखिए इसके लाभ के बारे में कह रहा है बाबा लोग। तो देखिए लिखेंगे कि इसके अनेक लाभ हैं, जिसमें से प्रमुख लाभ का वितरण, है ना, विवरण इस प्रकार से है। माने, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से हम कुछ पॉइंट वाई पॉइंट करके दर्शा दिए हैं बाबा लोग, है ना, कि समझने में आपको आसानी होगी। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखे हैं कि बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर क्या होता है, नियंत्रण। तो देखिए कहता है प्रायः बाढ़ की को सबसे बड़ा, है ना, प्राकृतिक आपदा माना जाता है, परंतु बाढ़ से यह भी, है ना, घुटने टेक देती है। जब बहुत तेजी में बाढ़ आता है ना, ते भी परियोजना काम नहीं करता है कि नहीं। तो कुछ हद तक है, ये ज़्यादातर, है ना, बाढ़ पर नियंत्रण होता है इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 का में है कि विद्युत उत्पादन। कहता है आजकल प्रायः इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए विद्युत उपलब्धता इसी से ही होता है। देखिए आजकल बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेगा उतनी बिजली की क्या होगी, खपत होगी। अब बिजली बनेगा कहाँ से, तो पानी से ही बढ़ता है ना। तो यही था बोलो, है ना, बिजली विद्युत उत्पादन। तीसरा है पॉइंट में सिंचाई, है ना। तो हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ के किसानों की आवश्यकता है सिंचाई। अब यह सुविधा भी, है ना, सरलतम हो गई है। सही बात है कि नहीं। अगला देखिए, अगला पॉइंट में लिखे हैं मछली पालन, है ना। तो देखिए कहता है मछली पालन। तो मछलियों को उत्पादित करके बाजार में बेचना व्यापारियों का कार्य होता है, अतः बांधों से इसके जीवन की भी सुलभ और संपन्नता से भर जाती है ना। सही बात है। मछली पालन के लिए हमें बांध तो बनाना ही पड़ेगा। बांध नहीं बनाइएगा तो इधर का मछली उधर, उधर का मछली उधर चल जाएगा, है ना। तो मछली पालन के लिए भी उपयोगी है। तो 5वां पॉइंट में लिखे हैं जल की भरपूरता, है ना, भरपूर उपलब्धता। कहता है प्रायः ग्रीष्म काल में सभी को जल की आवश्यकता होती है, अतः सभी को इसका भरपूर फायदा मिल जाता है ना। परियोजना से क्या होता है कि गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत हो जाता है तो परियोजना से ये होता है कि पानी हमें समय से मिलता रहता है। अगला देखिए पॉइंट 6 में लिखे हैं मृदा अपरदन पर रोक, है ना। प्रायः नदियाँ मृदा को बहाकर लाती है, जिससे यह अपरहित हो जाता है, परंतु बांध ऐसा होने नहीं देती है ना। पॉइंट 4 में लिखे हैं, 4 में कहते हैं 7 में लिखे पर्यटकों को आकर्षित। ये बांध पर्यटकों का मन को भी जीत लेता है, जिससे अनेक विदेशी मुद्राएं भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए लेते हैं हीराकुंड बांध, जो कहाँ है आपका, उड़ीसा में है बगल लोग, है ना। तो ये था आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, है ना, 62, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ। तो इसका हम लोग आंसर देखे बगल लोग, उत्तर देखे, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ना, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। तो इसका उत्तर में लिखिएगा पगलो कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट में लिखे हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, इसमें डैश दे के लिखिएगा कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा
है ना नवीकृत या फिर पुनः उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग अथवा पुनः पूर्ति योग संसाधन कहा जाता है। जैसे के लिए उदाहरण के लिए लिखे हैं सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। क्लियर है। अब चलिए कुछ इसी में दूसरा पॉइंट में लिखे हैं अनवीकरणीय योग संसाधन, है ना। तो इसमें डैश दे के लिखिएगा कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक व आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा, है ना, नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे कि उदाहरण में लिखे जीवाश्म ईंधन, है ना। तो इस सबको उत्पादन होने में आपको लंबा समय लगता है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बोलो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बगलो कि जल संग्रह, है ना, जल संग्रहण प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप में एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्राचीन समय में भी लोग वर्षा, है ना, प्रदेश, मृदा की बनावट तथा वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित थे। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह करते थे। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को, है ना, वर्षा वाले भंडार क्षेत्र में बदल दिया जाता था। इसमें पानी भरा रहता था जो मृदा को आर्द्र बनाए रखता था, है ना। इसमें आगे लिखे हैं वो लोग कि जैसलमेर में खादिन और अन्य भागों में, है ना, जोहड़, है ना, इस तरह से वहाँ पे, है ना, बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण है जिसे में राजस्थान के, है ना, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, है ना, फलोदी और है ना, बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी, है ना, पीने का पानी संग्रहण करने के वहाँ भूमिगत औंक अथवा टाँका हुआ करते थे। इसके आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था, है ना। फलौद में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा चौड़ा टाँका था। टाँका यहाँ, है ना, सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य आंगन, घर के आंगन में बनाया जाता था। मतलब इसको घर के आंगन में या फिर उस तरह से छत बनाया जाता था कि, है ना, लोग वर्षा जल को बर्बाद होने ना दे, उसको काम में लाए, यूज में लाए, है ना। तो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 65 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 65 कि परंपरागत वर्षा संग्रह की, है ना, पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। परंपरागत वर्षा संग्रहण की पद्धतियों में आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसको आंसर में लिखिएगा बोलोगे इस तरह से कि आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण एवं भंडार का तरीका प्रयोग में लाया जाता है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, इस तरह से लिखिएगा, है ना। इसको पॉइंट बाय पॉइंट पहला पॉइंट में बनाए हैं कि पश्चिम भारत में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि प्रचलित है। छत वर्षा जल को, है ना, पीवी पाइप द्वारा एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छानन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां इसे तुरंत प्रयोग में, है ना, किया जाता है। अतिरिक्त जल को कुएं तक ले जाया जाता है और एक्स्ट्रा जो पानी बच गया तो उसको कुएं में डाल दिया जाता है कि आगे के समय में काम आए, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं बवालो कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यक पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है।
20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग, देखिए क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है और गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। तो 10 लाख मायने रखता है वो, है कि नहीं। चलिए तीसरा पॉइंट में लिखे हैं कि तमिलनाडु देश एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह धातु का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सोचिए, हर के छत पे होना जरूरी है। चौथा पॉइंट में लिखे हैं बउआ लोग, है ना, कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। चेरापूंजी और मानसीराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है ना। शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्याओं का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग लगभग 15 से 25 हिस्से की, है ना, पूर्ति जल संग्रह व्यवस्था से होती है। तो ये बउआ लोग, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर था बउआ लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कहता है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए, तो इसको समझिएगा बउआ लोग, इस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। हाँ, लिखे हैं चावल भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। सबसे पहला नंबर पे चीन है, दूसरा पे है भारत, है ना, चावल के उत्पादन में। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और, है ना, डेल्टाओं प्रदेशों में उगाया जाता है। कहता है कि नहरों के जल और नलकूपों की, है ना, सघनता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है ना। तो ये था बउआ लोग हमारा 66 का क्वेश्चन आंसर, है ना। अब देखिए हम लोग 67 देखिए। कहता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको लिखिएगा इस तरह से बउआ लोग। कहता भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के अनेक प्रभाव पड़े। जैसे पहला पॉइंट में लिखे वैश्वीकरण के प्रभाववश भारत में, है ना, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा है पॉइंट में लिखे हैं कि कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के, है ना, ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, शाख विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम हैं। तीसरा पॉइंट में लिखे हैं बउआ लोग। कहता हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति इत्यादि के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन में बहुत संभावना हुई है। अगला पॉइंट में लिखिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद, है ना, उदारीकरण के अंतर्गत अनेक सुधार हुए। कुछ नियमों में ढील की गई। अब केवल कुछ उत्पादों जैसे कपास, प्याज आदि को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का निर्यात हो रहा है। तो ये था बगल लोग हमारा 67 का। अब देखिए 68 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि उद्योग द्वारा पर्यावरण, है ना, निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर में लिखिएगा उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला पॉइंट में लिखिए जल को कम से कम उपयोग करें तथा पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करें। दूसरा पॉइंट में लिखिए जल संग्रहण कर जल आवश्यकता को पूरा करें। तीसरा पॉइंट में लिखे हैं नदियों और तालाबों के जल को अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले संशोधन करना चाहिए।
चौथा पॉइंट में लिखे हैं, है ना, कि भूमिगत जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट में लिखे हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जलीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण लगे हों। छठा पॉइंट में लिखे, कोयले के जगह तेल और गैस का उपयोग कर धुएं के निष्कासन को कम किया जाए। सातवां पॉइंट में लिखे हैं, मशीनों, उपकरणों तथा जनरेटरों में, है ना, साइलेंसर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से हम लिखे हैं बाबा लोग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखेंगे। कहता है कि बांध क्या है? वह जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काम में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बाबा लोग, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। बांध एक प्रकार का अवरोध है जिसका प्रयोग कर, है ना, हर नहर अथवा नदी के प्रवाह को रोक सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बांध नहर अथवा नदी पर जल को प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है ना। इसके प्रयोग से निम्नलिखित तरीकों से जल संरक्षण एवं भंडारण किया जाता है। जैसे में हम लिखे हैं वो आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखे हैं कि बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, बिजली बनाने तथा पुनः सृजन के लिए जल के भंडार में होता है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, है ना, कि बांधों में बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। और तीसरा पॉइंट में लिखा है, इसका प्रयोग मछली पालन में भी किया जाता है कि नहीं। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा दीजिएगा तो नंबर ज़्यादा आएगा, है ना। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन हम लोग 70 देखते हैं। कहता परिवहन और संचार के साधन, है ना, किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। इसका उत्तर में देखिएगा, तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि देश में लोग, तकनीकों आदि का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। माल और वस्तुओं को परिवहन के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कठिन है ना। परिवहन का देश की, है ना, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है परिवहन के बारे में, है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन देश के अर्थव्यवस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है ना। साथ ही ये व्यक्ति के प्रतिदिन की जीवन रेखा को भी प्रभावित करती है। सड़क तथा रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। जल परिवहन, है ना, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और है ना, स्थूल कार्य वस्तुओं को ढोने के अनुकूल है। वायु मार्ग आज तीव्रतम, आरामदायक व, है ना, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके माध्यम से अधिक, है ना, दुर्गम स्थानों को सुगमता से पार किया जा सकता है। परिवहन या संचार के अभाव के कारण ही आज भी, है ना, अनेक अफ्रीका देश आधुनिक विकास से अछूत है। तो ये था बगल आज का हम लोगों का, है ना, 10 क्वेश्चन 61 से लेकर के कितना 70 तक का। अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर कुछ भी दिक्कत है बगल लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगल लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बगल लोग जय हिंद।